नमस्कार मेरे युवा साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी महासागरीय मंडल यानी कि ओशैनिक जोन के बारे में, जिसमें हमने देखा था महासागरीय मंडलों का क्षैतिज वितरण कि किस प्रकार है वो। इसके बाद हमने महासागरीय मंडलों का ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वितरण को भी हमने देखा था और हमने उनके महत्व की बात की थी और कुछ विशेषताओं की बात भी की थी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में महासागरीय निक्षेप यानी ओशियनिक डिपॉजिट्स के बारे में। इससे संबंधित इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश में, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर महासागरीय निक्षेप यानी ओशियनिक डिपॉजिट। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। महासागरीय नितल पर निक्षेपित असंगठित पदार्थों को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। नितल का मतलब महासागर की तली, ठीक है, बॉटम, और असंगठित पदार्थ यानी कि वो चट्टान रूप में नहीं होते हैं, महासागरीय निक्षेप कहे जाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बात करें हम तो महासागरीय नितल पर मिलने वाले अवसादों के आवरण को महासागरीय निक्षेप कहते हैं, यानी कि नितल पर जो अवसाद पाए जाते हैं उसे हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। आगे देखते हैं, ये अवसाद असंगन के रूप में महासागरीय तली पर जमे रहते हैं। इन अवसादों की प्राप्ति चट्टानों पर निरंतर क्रियाशील प्रक्रम के कारण उनके अपक्षय और अपरदन से प्राप्त होने वाले अवसादों तथा महासागरीय जीवों, वनस्पति के अवशेषों से निर्मित एवं विकसित होती है। यानी कि महासागरीय निक्षेप के स्रोत कौन हैं? तो जो चट्टानों पर प्रक्रम क्रियाशील हैं। प्रक्रमों में अगर देखा जाए तो जैसे नदी है, पवन, हिम, परिहिमानी, भूमिगत जल और सागरीय लहरें, ये आपके प्रक्रम हैं। तो ये अपक्षय और अपरदन के द्वारा इन चट्टानों को अवसाद में परिवर्तित कर देती हैं। तो एक सोर्स आपका ये है। दूसरा है महासागरीय जीव, जो मृत हो जाने पर उनके जो जीव अवशेष होते हैं वो तली में जाकर के जमा हो जाते हैं। इसके बाद है वनस्पति अवशेष, जो वनस्पतियाँ महासागरों पर पाई जाती हैं वो भी या कह सकते हैं अवशिष्ट होने के बाद या मृत होने के बाद वो तली में जाकर के जमा हो जाती हैं, यानी कि इनसे निर्मित और विकसित होती हैं। इसे ही हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से महासागरीय निक्षेप को दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपकी महासागर की तली है। ठीक है दोस्तों, विभिन्न सोर्सों से यानी कि जो स्थल भाग हैं वहाँ पर विभिन्न स्रोतों से अवसाद लाकर तली में जमा किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो महासागर में जीव होते हैं वो भी मृत होने के बाद तली में जाकर उनके अवशेष जमा होते हैं। जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके भी अवशेष जाकर तली में जमा होते हैं। तो इसी तली में जमा हुए इस असंगठित पदार्थ को ही हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब महासागरीय निक्षेपों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं कि महासागरीय निक्षेप का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ओशियनिक डिपॉजिट। महासागरीय निक्षेप को कई भागों में या कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले महासागरीय निक्षेप को स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो भूमि से प्राप्त हो जाता है उसे भूमिज निक्षेप कहते हैं, और जो गहन सागरीय भागों में पाया जाता है उसे गहन सागरीय निक्षेप या पेलेजिक निक्षेप कहते हैं। जो भूमिज निक्षेप है उसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं बजरी, बालू, सिल्ट, क्ले और पंख। ये 5 चीज़ें पाई जाती हैं। इनका दोस्तों आप क्रम याद रखेंगे, ये आकार के आधार पर है। ठीक है, तो आकार के आधार पर सबसे छोटा पंख होता है, फिर क्ले, फिर सिल्ट, बालू और बजरी। जो पंख होते हैं यानी कि मड, पंख को इंग्लिश में मड कहते हैं। पंख 3 प्रकार के होते हैं, नीला पंख हो सकता है, लाल पंख हो सकता है और हरा पंख हो सकता है। और यही हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। हरा, नीला और लाल ये हमारे प्राथमिक रंग भी होते हैं, यानी कि ये पंख 3 प्रकार के होते हैं।
इसके बाद जो पैलेजिक निक्षेप होते हैं यानी कि जो गहन सागरीय मैदान निक्षेप में पाए जाते हैं, यानी कि गहरे महासागरों की तली पर पाए जाते हैं। वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जैविक यानी कि बायोटिक, अजैविक अबायोटिक। जैविक दो प्रकार के होते हैं, चूना प्रधान हो सकते हैं, सिलिका प्रधान हो सकते हैं। ठीक है, जो चूना प्रधान होते हैं उन्हें ग्लैबोजेरिना ऊज कहते हैं या टेरोपाड ऊज कहते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं चूना प्रधान, ग्लोबोजेरिना ऊज और टेरोपाड ऊज। इसी प्रकार जो सिलिका प्रधान होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है, डाइटम कह सकते हैं या रेडियोलेरियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तीन ऐसे और सोर्स हैं जो महासागरीय निक्षेप के रूप में जमा होते हैं, जो नीचे जाकर वो अजैविक में अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे लाल चीका मिट्टी, ठीक है, और ज्वालामुखी पदार्थ और ब्रह्मांडीय पदार्थ। ब्रह्मांडीय पदार्थ का मतलब है कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो आकाशीय पिंड के रूप में धरातल पर आते हैं, तो ये सारे निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कैसे किस प्रकार डिवाइडेशन किया गया है। भूमि सागरीय निक्षेप को दो भागों में बांटा गया है, भूमिज और गहन सागरीय निक्षेप। भूमिज निक्षेप में बालू, बजरी और सिल्ट इस प्रकार है। पंख तीन प्रकार के बांटे गए हैं, नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख। जैविक निक्षेप बांटे गए हैं, चूना प्रधान, सिलिका प्रधान। चूना प्रधान को भी दो भागों में बांटा गया है, ग्लोबोजेरिना, टेरोपाड। सिलिका को भी दो भागों में बांटा गया है, डाइटम, रेडियोलेरियन। और अजैविक के अंतर्गत बांटे गए हैं लाल चीका, ज्वालामुखी पदार्थ और ब्रह्मांडीय पदार्थ। तो इस प्रकार आप इसे अच्छे से देख करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के अंत में। ठीक है दोस्तों, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि अवसादों का जो वर्गीकरण है। इन अवसादों को प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला है आपका स्थलजात निक्षेप या भूमिज निक्षेप, और दूसरा है गहन सागरीय निक्षेप यानी कि सागरीय निक्षेप। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका स्थल निक्षेप। ये निक्षेप धरातल से नदियों, वायु, हिमानी आदि के अनाच्छादन एवं अपरदन द्वारा महासागरों में एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अनाच्छादन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अनाच्छादन में अपक्षय और अपरदन को शामिल किया जाता है, साथ ही साथ वृहद संचलन को भी शामिल किया जाता है। तो इनके द्वारा महासागरों में एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका यानी कि क्ले, पंख आदि प्रमुख स्थलजात निक्षेप हैं। ठीक है, इसके बाद है सागरीय निक्षेप। इसे मुख्यतः दो भागों में फिर से बांटा जाता है, जैविक निक्षेप और अजैविक निक्षेप। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे एक एक करके विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका भूमिज या स्थलजात निक्षेप। महासागरों में निक्षेपित भूमिज पदार्थों को कणों के आकार के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि कणों के आकार के आधार पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है आपका बजरी, जिसका व्यास होता है 2 से 256 mm यानी कि मिलीमीटर तक। फिर इसके बाद होता है आपका बालू, जिसका होता है 1 से लेकर के 1/6 mm तक। इसके बाद होता है सिल्ट, जिसका होता है 1/32 से 1/256 mm तक। इसके बाद होता है क्ले, 1/512 से 1/8 100 या कह सकते हैं 1/512 से लेकर 1/8192 mm तक। इसके बाद होता है पंख, 1/8192 mm। तो इस प्रकार इनका क्रम होता है। इनका क्रम आप ज़रूर याद रखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो बड़े से छोटे की ओर यदि अवरोही क्रम में बांटेंगे तो सबसे पहले आपका बजरी आएगा, फिर बालू, फिर सिल्ट, फिर क्ले और फिर पंख आएगा बाद में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्थलजात निक्षेपों में जो पंख हैं उनको मरे महोदय ने पंखों को 3 प्रकार से विभाजित किया है। सबसे पहले आपका नीला पंख यानी कि ब्लू मड। इसका निर्माण लोहे के ऑक्साइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के द्वारा होता है। यानी नीला पंख किससे बनता है, तो लोहे के सल्फाइड से और जैविक तत्वों के अवशेषों से जो विघटन से प्राप्त होते हैं। अन्य दोनों प्रकार के पंख की तुलना में ये अधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। यानी कि लाल और हरा पंख में सबसे अधिक
यानी कि तीनों में से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो नीला पंख। इसके बाद लाल पंख है, ये लोहे के ऑक्साइड के कारण बनता है। इसमें आप याद रखेंगे कि नीला पंख देखिए तो लोहे के सल्फाइड से बन रहा है, ठीक है, लेकिन लाल पंख लोहे के ऑक्साइड से बनता है। तो ऑक्साइड और सल्फाइड में आप डिफरेंस याद रखेंगे। नीला पंख लोहे के सल्फाइड से और लाल पंख लोहे के ऑक्साइड से बनता है, इसी कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ अगर लोहे के ऑक्साइड से बनी है तो उसका रंग लाल ही होगा। इसके बाद है हरा पंख। इसमें पोटेशियम सिलिकेट एवं आयरन सिलिकेट की प्रधानता होती है। दो चीज़ें आप याद रखेंगे, पोटेशियम सिलिकेट एवं आयरन सिलिकेट की प्रधानता होती है, और इन्हीं को हम ग्लूकोनाइड भी कहते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि जो आपके पोटेशियम सिलिकेट हैं या आयरन सिलिकेट हैं जिनसे हरा पंख बना है, इन्हें ग्लूकोनाइड भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आपका ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप। ये ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप दो भागों से प्राप्त होता है, यानी कि वोल्केनिक डिपॉजिट। दो स्रोत हैं इसके। एक तो अगर स्थल खंड पर होने वाले ज्वालामुखी उद्गार से, महासागर में होने वाले ज्वालामुखी उद्गार से, ठीक है, यानी कि जो ज्वालामुखी है वो दो स्रोतों से प्राप्त होता है। यहाँ पे दो आएगा, ठीक है, कि स्थल खंड पर अगर ज्वालामुखी फटा, उससे फिर जो निक्षेप सागरों पे पहुँचे, और एक ऐसा ज्वालामुखी जो महासागरों में ही फटा, तो इन दोनों से जो प्राप्त होता है वो ज्वालामुखी निक्षेप कहलाता है। और जो ज्वालामुखी पदार्थ से निक्षेप प्राप्त होते हैं उनका रंग भूरा एवं काला होता है। ये आप याद रखेंगे, इनका रंग याद रखेंगे, भूरा एवं काला, ठीक है। इसके बाद है आपका जैविक निक्षेप। जैविक पदार्थ निक्षेप यानी बायोटिक डिपॉजिट। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के चूना प्रधान एवं सिलिका प्रधान अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जैविक पदार्थ में दो भागों बांट दिया गया है, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान, ठीक है। इसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी चूना प्रधान और सिलिका प्रधान, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पहला नेरेटिक पदार्थ। ये सामान्यतः महासागरीय मग्न तटों पर पाए जाते हैं। महासागरीय नितल उच्चावच के अंतर्गत हमने महासागरीय मग्न तट, महासागरीय महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान, गर्तों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो जो नेरिटिक पदार्थ हैं वो महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाए जाते हैं, और इसके ऊपर भूमिज पदार्थों का आवरण होता है, ये आप याद रखेंगे। और भूमिज पदार्थ में हमने देखा बजरी, बालू, सिल्ट, क्ले और पंख, ठीक है। तो इनका आवरण होता है। नेरिटिक पदार्थ कहाँ पे बिछे होते हैं, महाद्वीपीय मग्न तटों पर, और उनके ऊपर भूमिज पदार्थों का आवरण चढ़ा होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थिपंजर एवं वनस्पतियों के अन्य अपघटित अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। यानी नेरिटिक पदार्थ, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मग्न तटों पर, ठीक है। इनके ऊपर भूमिज आवरण छाया होता है, और ये सागरीय जीवों के अस्थिपंजर होते हैं। अस्थिपंजर को स्केल्टन्स कहते हैं, और वनस्पतियों के अनअपघटित अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आपका पैलेजिक पदार्थ। इसके अंतर्गत गहन सागरीय निक्षेपित वनस्पतियां, मुख्यतः शैवाल एवं समुद्री जीवों के वैसे अवशेष सम्मिलित किए जाते हैं जो यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा कीचड़ में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ठीक है। यानी समझने वाली बात है कि जो नेरिटिक पदार्थ हैं वो कम गहराई में पाए जाते हैं, यानी महाद्वीपीय मग्न तट पर पाए जाते हैं, और जो पेलेजिक पदार्थ हैं वो गहन सागरों में पाए जाते हैं। निक्षेप दोनों के वैसे ही हैं, ये भी वनस्पति के निक्षेप हैं, वो भी वनस्पति के निक्षेप हैं, और ये सागरीय जीवों के अवशेष इसमें भी होते हैं और उसमें भी होते हैं। लेकिन जो गहन सागरीय भागों में पाए जाते हैं वो यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा कीचड़ में बदल दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो कीचड़ वाला पदार्थ है इसे ऊज कहते हैं। इस शब्द को आप याद रखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ऊज क्या है। तो ऊज गहन सागरीय भागों में वनस्पति और जीवों के अवशेष जो यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा कीचड़ में बदल दिए जाते हैं, उन्हें हम ऊज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं ऊज के प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ ऊज। ऊज दो प्रकार की होती है, एक चूना प्रधान ऊज, ठीक है। चूने की अधिकता के कारण ऊज शीघ्र ही घुल जाती है, यानी कि आपने भी देखा होगा कि चूना शीघ्रता से पानी में घुल जाता है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि ये चूना प्रधान ऊज है तो जाहिर सी बात आसानी से घुल जाता है।
और ये पदार्थ अपेक्षाकृत शीघ्र ही घुल जाते हैं, ठीक है। अतः ये पदार्थ अपेक्षाकृत कम गहराई पर पाए जाते हैं। इनमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ये शीघ्रता से घुल जाते हैं और ये अपेक्षाकृत कम गहराई पर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रमुख जीवों के आधार पर चूना प्रधान ऊज को पुनः दो उपभागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। यानी ऊज दो प्रकार के होते हैं, चूना प्रधान ऊज और सिलिका प्रधान ऊज। चूना प्रधान ऊज जो शीघ्रता से घुल जाते हैं और कम गहराई पर पाए जाते हैं, और जीवों के आधार पर चूना प्रधान ऊज को दो उपभागों में बांटा गया है। पहला नंबर है आपका टेरोपाड, ठीक है। यहाँ इंग्लिश आप इसकी याद रखेंगे कि पी से शुरू हो रहा है, ठीक है, और जबकि नाम टेरोपाड है, इंग्लिश आप याद रखेंगे। ऊज ऊज इसमें चूने की मात्रा 80% होती है, यानी कि जो टेरोपाड होता है उसमें 80% चूने की मात्रा होती है, और ये 200 यानी कि 2000 फैदम की गहराई तक पाया जाता है, ठीक है। यानी चूने की मात्रा 80% और गहराई 2000 फैदम। इसका निर्माण टेरीपॉड मोलस्का के द्वारा होता है, यह भी आप याद रखेंगे, मोलस्क को याद रखेंगे, क्योंकि पीजीटी 2021 में इस शब्द से क्वेश्चन बनाया जा चुका है कि मोलस्क मतलब टेरोपाड जो चूना प्रधानता जो रखता है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें आप डिफरेंस हमेशा याद करते रहिए। चूने की मात्रा 80%, गहराई 2000 फैदम, और टेरोपाड मोलस्क के द्वारा बना होता है, ठीक है। ये टेरोपाड ऊज है। इसके बाद है आपका नंबर दूसरा है ग्लोबीजेरिना ऊज। इसका निर्माण मुख्यतः ग्लोबीजेरिना नामक फोरामेनिफेरा जैव के द्वारा होता है। यानी निर्माण किससे होता है? फोरामेनिफेरा जीव के द्वारा होता है, ठीक है। और इसकी गहराई कितनी होती है? तो 2000 से 4000 फैदम के बीच पाई जाती है। इसका निक्षेप मुख्यतः निम्न अक्षांशों में पाया जाता है। निम्न अक्षांश का मतलब भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र निम्न अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तो आपने गहराई देख ली, 2000 से 4000 फैदम। बना किससे होता है? पेरिफेरा जीव से बना होता है, और इसका ये निम्न अक्षांशों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका सिलिका प्रधान ऊज। ये कम घुलनशील होता है, जबकि चूना वाला कौन सा था, यानी कि चूना प्रधान था वो अधिक घुलनशील था, और सिलिका प्रधान कम घुलनशील है, ठीक है। के कारण ये अधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है, जबकि चूना में क्या था, वो घुलनशील था तो कम गहराई में पाया जा रहा था, ये कम घुलनशील है। सॉरी, जो चूना प्रधान था वो अधिक घुलनशील था तो कम गहराई में पाया जाता था, लेकिन ये सिलिका प्रधान है और ये कम घुलनशील है, इसलिए अधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है। इसको भी पुनः दो उपविभागों में बांटा गया है, जैसे हमने चूना प्रधान ऊज को भी दो भागों में बांटा था, टेरोपाड और ग्लोबीजेरिना। तो सिलिका प्रधान को भी बांटा गया है। कौन कौन से हैं? रेडियोलेरियन ऊज, ठीक है दोस्तों। इसका निर्माण रेडियोलेरियन नामक जीव के अवशेषों द्वारा होता है, जो एक प्रोटोजोआ है। यानी कि रेडियोलेरियन क्या है? एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। साथ ही इसमें फोरामेनिफेरा वर्ग के जीवों का अवशेष भी मौजूद होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसकी गहराई 2000 से 5000 फैदम के बीच होती है। गहराई आप याद रखेंगे कितनी होती है? 2000 से 5000 फैदम के बीच होती है। इसके बाद है आपका डाइटम। सिलिका प्रधान में दो भागों में बांटा हमने, रेडियोलेरियन और डाइटम, ठीक है। इसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों द्वारा होता है। ये आप याद रखेंगे कि अत्यंत सूक्ष्म पौधों द्वारा इस डाइटम का निर्माण होता है। पैलेजिक निक्षेप संपूर्ण महासागर के 75% भाग पर पाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे कि सबसे गहरे भागों में जो सबसे ज़्यादा निक्षेप पाया जाता है तो कौन सा है? तो आपका डाइटम होता है, जो किससे बना होता है? सूक्ष्म पौधों के अवशेषों से बना होता है, और ये महासागरों के 75% भाग पर पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है आपका अजैविक निक्षेप यानी अबायोटिक डिपॉजिट, ठीक है। जब तापमान की वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होने के कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो ठोस पदार्थ पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। आप दो चीज़ें याद रखेंगे, जब तापमान की वृद्धि होती है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होती है तो वायुमंडल में परिवर्तन होता है, जिससे ठोस पदार्थ पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं एवं महासागरों में निक्षेपित हो जाते हैं, और यही आपके अजैविक निक्षेप कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन कौन से पदार्थ हैं? जैसे डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज, ऑक्साइड, फास्फेट, पेराइट्स,
आदि खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आपका लाल चीका। ये सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाने वाला पेलजिक निक्षेप है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि महासागरों में सबसे अधिक कौन सा निक्षेप पाया जाता है, तो वो लाल चीका निक्षेप आपका होता है। ठीक है। इसमें मुख्यतः एल्युमिनियम के हाइड्रेटेड सिलिकेट एवं लोहे के ऑक्साइडन की प्रधानता होती है। यानी कि जो लाल चीका है आपकी वो किससे मिलकर बनी है? एल्युमिनियम हाइड्रेटेड सिलिकेट और लोहे के ऑक्साइडन प्रधानता होती है। ठीक है। इसके बाद है आपका ब्रह्मांडीय पदार्थ, यानी कॉस्मिक मैटर। ठीक है। ये निक्षेप कभी कभी आकाशीय पिंड धरातल के कभी कभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के धरातल पर आकर वह सागरीय भागों में गिरते हैं, जो सागरों की तली में जाकर सागरीय निक्षेप के रूप में जमा हो जाते हैं, जैसे उल्का पिंड का गिरना। ये आपके ब्रह्मांडीय पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन बनता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, तो वो किस प्रकार बनता है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा महासागरीय भाग में कौन सा निक्षेप पाया जाता है, तो सबसे आपका आंसर होगा लाल चीका, जो कि 36% होता है लगभग। फिर इसके बाद ग्लोबिजेरिना यूज है आपका ऊज है 29%, डाइटम है आपका 6.4%, रेडियोलेरियन है आपका 3.4% और टेरोपाड आपका सबसे कम होता है 0.4%। ठीक है। तो इसमें आपका क्रम भी लगाने के लिए दे सकता है कि अवरोही क्रम में लगाइए या आरोही क्रम में लगाइए, तो इस प्रकार का भी क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने बात की महासागरीय निक्षेपों की, जिसमें हमने महासागरीय निक्षेप की अर्थ और परिभाषा देखी। इसके बाद उसका वर्गीकरण देखा। ठीक है दोस्तों। जिसमें हमने भूमिज निक्षेप और गहन सागरीय निक्षेपों को देखा। साथ ही साथ हमने जैविक और अजैविक निक्षेप देखे और ज्वालामुखी पदार्थीय निक्षेप, ब्रह्मांडीय पदार्थों से संबंधित निक्षेपों को देखा। ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो से संबंधित जो PDF है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जहां से आप डाउनलोड करके आराम से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।